चलो जी, बातों को खत्म करिए, ध्यान दीजिए अपने क्लास पर। पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने राजनीति विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये समझा कि लोकतंत्र क्या होता है। फिर हमने ये समझा कि सत्ता में साझेदारी क्या होता है, सत्ता में साझेदारी क्या है। फिर हम समझे कि सत्ता में साझेदारी हमें क्यों करनी चाहिए, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए। हम देखे कि दुनिया के कई देशों में आपसी संघर्ष हुए, टकराव हुए, और जहाँ पे सत्ता में साझेदारी हुआ वहाँ पे एकता अखंडता बनी रही। जहाँ पे सत्ता में साझेदारी नहीं हुआ वहाँ पे विखंडन हो गया और गृह युद्ध जैसी घटनाएं भी घटी है। ये सारी चीज़ों को पढ़े पहले क्लास में। दूसरे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मुख्य रूप से जो राजनीति में धर्म और जाति की जो भूमिका है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज हम लोगों को पढ़ना है राजनीति में लिंग की भूमिका। लिंग मतलब यहाँ पे बात किया जाएगा पुरुष और महिला के बारे में, ठीक, कि उसकी क्या भूमिका रही है। और 20 में मुख्य रूप से इस पे हम किस पे फोकस करेंगे, महिलाओं पे। पुरुष तो समाज में प्रधानता हासिल किए हुए ये है, पहले से ये प्रधान है, इसका वर्चस्व है। महिलाओं की इसमें क्या स्थिति है, समाज में क्या स्थिति है, राजनीति में उनकी क्या स्थिति है, कैसी उनकी भूमिका है, उन सबको पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने के बाद जितना इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है उसको भी हम इसी क्लास में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ क्लास पर। देखो, तो कल हम लोग ये सारी चीजों को पढ़ लिए थे, धर्म वाला चीज, कि हमने के भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक, या किसी एक धर्म को मुख्य रूप से बढ़ावा नहीं देता है। संविधान में सभी धर्मों के लिए समानता की बात की गई है। आप किसी भी धर्म को अपने इच्छा अनुसार अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई धर्म के नाम पे भेदभाव कर रहा है तो वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इन सारी चीजों को पढ़ लिए थे। अब हमारा है टॉपिक लैंगिक मसले और राजनीति, यानी यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं राजनीति में लिंग, या ये कहो कि महिलाओं की क्या भूमिका है। देखो, अगर हम लोग अपने समाज में बात करो तो हमारे समाज में ये लैंगिक असमानता आपको साफ साफ दिखाई देगा। यानी महिला और पुरुष के बीच का भेदभाव आपको समाज में एकदम साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा। एकदम एक बच्चा का जन्म होता है तब से लेकर के मरने तक, ठीक, या ये कहो कि बच्चा जन्म नहीं लेता है उसके पहले ही भेदभाव शुरू हो जाता है। आजकल विज्ञान विकसित हो गया है, आज पहले ही पता चल जाता है कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो पुरुष होगी कि महिला होगी, कौन होगा, पता चल जाता है। और अगर वो पुरुष है तो ठीक है, महिला है तो भ्रूण हत्या, जन्म लेने से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। यहीं से भेदभाव शुरू होता है। तो ये लैंगिक असमानता आपको समाज में एकदम साफ साफ दिखाई देता है। ये सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक। आप अपने समाज में किसी क्षेत्र में चले जाइए, आपको असमानता दिखाई दे देगा। महिला और पुरुष एक समान नहीं दिखेंगे। किसी भी बात को उठाकर देखिए तो महिला और पुरुष को एक जैसा व्यवहार उसमें नहीं किया जाता है, एक दूसरे से थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जाता है। इसमें पुरुषों को ज्यादा भूमिका दी जाती है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, और महिलाओं को कम दिया जाता है। समझ गए? देखिए, ये जो असमानता है ये शुरू हो जाता है परिवार से ही। जब जन्म लेता है तब से ही ये शुरू हो जाता है। आप अपने घर में देखिए, एक लड़का जन्म लिया है, उसका पालन पोषण का तरीका, और एक लड़की जन्म ली है उसका पालन पोषण के तरीका, दोनों में फर्क हो जाएगा। लड़का को बेहतर सुविधाएं दी जाती है, लड़कियों को उतनी सुविधा नहीं मिलती है। लड़कों को कई सारे आजादी मिलती है, कई सारे छूट मिलते हैं, ठीक, लेकिन लड़कियों को उतना आजादी और छूट नहीं मिलता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार से ही।
जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसका पालन पोषण होता है, तब पालन पोषण से ही शुरू हो जाता है। लड़का हुआ है तो उसके लिए आएगा शर्ट पैंट, लड़की हुई है तो फ्रॉक सूट, दोनों का कपड़ा अलग अलग। खेलने के खिलौना अलग अलग, लड़कियों को मिलेगा गुड़िया खेलने के लिए, लड़कों को मिलता है AK-47। लड़का ये सब मार कर 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 एकदम धुधुएले रहा, होता है ना फर्क जी। तो यहाँ से फर्क शुरू हो जाता है। उसके बाद लड़का घर के बाहर जाके खेल सकता है, गाली गलौज कर सकता है, मारपीट कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है। लड़की को घर के अंदर रहना है, अब शब्द नहीं बोलना है, जितने भी घरेलू काम है वो तुम्ही को करना है। लड़का भर दिन आवारा जैसन घूमेगा, लेकिन घर में लड़की को खाना बनाना सीखना होगा, कपड़ा धोना सीखना होगा। यहीं से शुरुआत हो जाता है। और ये भेदभाव शुरू करने वाले सबसे पहले होते हैं आपके माता और पिताजी। समझ गई? ये असमानता हमारे समाज में महिला और पुरुष के साथ होता है। महिलाओं को ये सिखा दिया गया है कि तुम्हारा जो काम है वो घर के चार दीवारी के अंदर है और बाहर के काम पुरुष करेगा। तुम कहाँ करो? घर के अंदर। अगर घर के अंदर वाला काम पुरुष को दे दो तो उसको वो करने में लज्जा आती है, उसको लगता है कि हमारा मजाक बनेगा। इसे एग्जाम्पल में समझो, तुम्हारे घर में शादी है, खाना कौन बनाता है? 500 1000 लोग जो आने वाले हैं, बारात वगैरह जो भी रिलेटिव, कौन खाना बनाता है? कौन होता है? पुरुष की महिला? पुरुष बना रहा है खाना। उसी पुरुष को कहो कि तू तो रोज खाना बनावे करता है, 500 1000 आदमी के एक दिन घरे बना दो, नहीं बनाएगा, शिकायत हो जाए। आपका कपड़ा कौन धोता है, कौन सिलता है? एक पुरुष। उसी पुरुष को कहो कि अपने घर वाला कपड़ा तनी घरे सी दो या धुल दो, नहीं धोएगा। समझ गई? यहाँ पे असमानता किस चीज के कारण हमारे समझ में आ रहा है? पैसा। जहाँ पैसा मिल रहा है वहां पुरुष कोई भी काम करेगा, बड़ा वाला काम वो करेगा, लेकिन घर में वो काम नहीं करता है कि मेरा शिकायत हो जाएगा, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। तो इस तरह की कई सारी चीजें आपको समाज में देखने को मिल जाएगी। तो ये बता दिया गया है कि महिलाओं का काम कहाँ है? घर के चार दीवारी के अंदर है, बाहर के काम जो है वो कौन करेगा? पुरुष। कुछ काम को लेकर के तो ऐसी मानसिकता ही बना दी गई है कि ये काम किसका है? महिलाओं का। जैसे खाना बनाना महिला का काम है, कपड़ा धोना महिला का काम है, बच्चों का पालन पोषण करना महिला का काम है, घर में झाड़ू लगाना महिला का काम है, ये पुरुष नहीं करेगा। लेकिन अगर इन कामों का कीमत मिले तो बाहर में ये काम पुरुष करता है, घर में नहीं करेगा। ये असमानता आपको देखने को मिल जाएगा। आपको झाड़ू लगाने वाला भी मिल जाएगा बाहर, आपको खाना बनाने वाला भी मिल जाएगा, बच्चों का लालन पालन करने वाला भी मिल जाएगा, कपड़ा धोने वाला भी मिल जाएगा, हर काम करने वाला मिल जाएगा, लेकिन घर के बाहर पैसे से। यहाँ घर के अंदर वो काम नहीं करेगा। समझ गए? तो बाहर में जब वही काम मिलता है पैसे से तो मर्द उसको खुशी खुशी करता है, लेकिन घर के अंदर करने में उसको लज्जा आती है। ठीक। आधुनिक दौर में महिलाओं की बात करो तो ये हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। आज पहले तो महिलाओं की स्थिति एकदम खराब थी, एकदम खराब से कहो से एकदम खराब। ठीक। लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ है। कुछ समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोग आए जो महिलाओं के हक के लिए लड़े, ज्योतिबा फूले लड़े, सावित्रीबाई फूले लड़ी, और इनके स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। फिर महिलाएं खुद अपने हक के लिए लड़ने लगी, आज वो लड़ रही है और धीरे धीरे इनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। आज आप कहीं भी चले जाएं तो पुरुष के साथ महिलाएं भी काम करते हुए मिलेगी। पहले ये चीज नहीं था लेकिन आज है। ठीक। आप पढ़ने जाइए, लड़का लड़की मिल जाएगा, पढ़ाने वाला भी मिल जाएगा, बैंक में जाइए मिल जाएगा, सेना में जाइए मिल जाएगा, कहीं भी आप जाइएगा किसी भी क्षेत्र में तो महिला और पुरुष दोनों मिल जाएगा। तो इस तरह से देखो तो हर जगह वो अपना उपस्थिति दर्ज करा रही है, यानी वो उस काम में अपना हाथ बटा रही है। लेकिन आप उसको गौर करके देखिएगा, वहां पे आपको महिला पुरुष दोनों मिलेगा, लेकिन दोनों का जो रेशियो है वो समान नहीं होगा, दोनों की संख्या समान नहीं होगी। पुरुषों की संख्या अभी भी ज्यादा और महिलाओं की संख्या अभी भी कम है काम के मामले में। समझ गए? बाहर वाला जो भी काम है उसमें ज्यादातर कौन काम कर रहा है? पुरुष, महिलाएं कम है। समझ गए? भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे कृषि हमारी जीविका का मुख्य स्रोत है।
जो भी हमारे मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति है वो कहाँ से होता है? कृषि क्षेत्र से ही पूर्ति होता है। और इस कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 40% महिला काम कर, यानी 100 गो कृषक में 40 गो महिला होती है, 60 गो पुरुष होता है। समझ गया? और अगर खाली गांव की महिलाओं की बात करो तो 100 में से 85 महिला, अगर तो गांव में 100 गो महिला है तो 100 में से 85 महिला जो भी काम कर रही होगी वो किसी न किसी तरह से वो कृषि से जुड़ा हुआ होगा। कोई धान ओसौनी के काम कर रहा है, कोई फटके के काम कर रहा है, कोई सोहनी काम कर रहा है, कोई कटने के काम कर रहा है, जो भी वो काम करते रहती है, गोबर ठोके के काम कर रही है, क्या हो रहा है? सब तो कृषि में ही आता है। तो गांव के 100 में से 85 महिला किस चीज से जुड़ी हुई है? कृषि क्षेत्र से। अब पूरे ओवरऑल में ले लो कि पुरुष और महिला मिला के, तो हर 100 में से 40 गो महिला है और 60 गो पुरुष है जो कृषि कार्य में अपना हाथ बटा रही है, उसमें अपना योगदान दे रही है। समझ गया? इतना इसका महत्व है। लेकिन ये महिला पुरुष जितना ही काम कर रही है, लेकिन क्या उसको मजदूरी उतना ही मिलता है? यहाँ हो गया उसके साथ भेदभाव। किस आधार पे? लिंग के आधार पर कि तुम महिला है। मान लो एक खेत है, खेत में पुरुष भी काम कर रहा है, महिला भी काम कर रही है, लेकिन पुरुष को पैसा ज्यादा मिलता है और महिला को कम मिलता है। आए तो अच्छा, तो एक दिन ओकर वाला कम्मा करके देखिए तो कवानी है, एक दिन पता चल जाएगा। तुम एक ही काम दोनों को दो, फिर भी देखना एक को ज्यादा एक को कम दिया जाता है। समझ गया? एक और बात है कि इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन जितने पीछे जाओगे ना उतने भेदभाव होता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये चीज धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाता है, महिलाओं को पुरुष की इतना में जो मिलना चाहिए उसका फी वो नहीं मिलता है। अब सिंपली बात बताओ, पापा क्या करते हैं? हैं? मम्मी घर वाला काम। पापा भर दिन में कितना देर काम करते होंगे? अंदाज से बताओ। मम्मी 3 4 5 घंटा। पापा रोज काम करते हैं, कहियो छुट्टी मारते हैं? पर डे कहियो छुट्टी ना। मम्मी आप सोचो, तू ध्यान नहीं दिया, आप तनी एक बार ध्यान दे के 2 4 दिन ऑब्जर्व करो। जितना घर में महिला काम करती है ना उतना पुरुष काम नहीं करता है। तुमको लग रहा है कि मम्मी 3 4 घंटा काम करते हैं, मम्मी के देखना तो कि बैठल कखनी रहती है। 4 बजे हमको अंदाज से आपकी मम्मी उठ जाती होंगी, हर महिला की आदत है। और 4 बजे उठते ही पहला काम उसका होगा झाड़ू लेके उठेगी, घर को बहारना, धोना, फिर खाना बनाने की तैयारी करना। उसके बाद भर दिन देखेगा तो कुछ न कुछ वो करते रहती है। भले तो मम्मी के तबीयत खराब है लेकिन वो काम करेगी। तो पापा के तबीयत खराब रहेगा तो छुट्टी ले लेंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन मम्मी के तबीयत खराब भी रहेगा ना तो किसी तरह से खाना तो बनाना ही है, करती है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए छुट्टी भी ले ली। लेकिन अब देखो अंतर कहाँ होता है, घर में ज्यादा वैल्यू किसका है, मम्मी के कि पापा के? पापा के है। काम लगभग बराबर है, ज्यादा नहीं तो बराबर तो है, लेकिन मम्मी को क्या उतना महत्व है घर में जितना पापा को है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक महिला है और आपके पापा एक पुरुष है, तो पुरुष का महत्व है, महिला को नहीं है। किस आधार पे भेदभाव हो रहा है? लिंग के आधार पे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा आपके घर में। समझ गया? कि एक महिला काम ज्यादा करती है लेकिन उसको महत्व कम मिलता है। उसका कारण क्या है? मम्मी जो काम कर रही है उससे कोई आय नहीं आ रहा है, कोई इनकम नहीं है। अगर उससे इनकम आता ना तो कुछ महत्व उनको मिलता, लेकिन मम्मी का काम जो है वो फ्री वाला है। वो तुम्हारे पापा के खर्च को बचाने का काम कर रही है और पापा क्या कर रहे हैं? लाने का काम कर रहे हैं। तब पापा वाला दिखाई देता है कि इतना पैसा लेके आए, लेकिन मम्मी जो उसको खर्च होने से बचाई वो दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उनको महत्व नहीं देते हैं। अगर मान लो तो मम्मी काम ना करे, खाना बनाने वाली को चाहिए ना, कपड़ा धोने वाली चाहिए ना, झाड़ू लगाने वाली चाहिए ना, इस सब का फ्री में आपके यहाँ के काम करेगा?
कम से कम तो महीने का 10-15 हजार रुपया तो आपकी माँ या बहन जो भी है वो मिल के बचा रही है। लेकिन क्या हम इस बात को ध्यान में रखते हैं? उनको महत्व देते हैं? नहीं देते हैं। किस आधार पे भेदभाव करते हैं? लिंग के आधार पे। समझ गया? तो ये चीज है। आज भी देखो तो सार्वजनिक जीवन में जहां सामाजिक काम होता है, खास करके राजनीति में चले जाओ, तो महिलाओं का योगदान वहां पे नगण्य है। जितना महिला होनी चाहिए उतना महिला नहीं होती है। ठीक, जो भी सार्वजनिक गांव घर के काम होता है उसमें महिला का योगदान होता है। महिला से कोई पूछने जाता है? अभी हमने के छठी मैया के दिन आवे वाला है, घाट वाट बनावे ला होते, साफ सुथरा करे ला होते, पूरा पानी वानी भरे ला होते। कितना महिलाओं से इसमें विचार विमर्श किया जाएगा? एक महिला से भी नहीं पूछा जाएगा इसमें क्या करना है, कैसे करना है। सब पुरुष मिलकर उसको डिसाइड करेगा कि क्या करना है। तो देखो जो भी सार्वजनिक काम है क्या उसमें महिलाओं का योगदान है? बहुत कम है, एकदम न के बराबर। ऐसा नहीं कि एकदम है, ये नहीं है तो एकदम न के बराबर है। महिलाओं की स्थिति इतना खराब कि कुछ साल पहले चल जाओ तो इनको राजनीति पर बोलने का अधिकार नहीं, वोट देने तक का इनको अधिकार नहीं था। चुनाव ये सब लड़ना, सरकार बनना तो बात की बात है, यानी आप वोट भी नहीं दे सकते हैं। तो वोट देने का अधिकार सबसे पहले मिला इंग्लैंड में कब? 1918 में। ये बात याद रखना, एमबीबीआई क्वेश्चन है। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1918 में। ठीक, आज की महिलाओं को देखो तो स्थिति में सुधार हो रहा है। आज महिलाएं साइंटिस्ट बन रही है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सेना, हर क्षेत्र में आपको महिला मिल जाएगी। लेकिन जितनी महिला है वो संतोषजनक नहीं है। महिलाओं की संख्या में और बढ़ोतरी होनी चाहिए, इतना काफी नहीं है और महिलाओं की जरूरत है। समानता का मतलब है 50-50, 50-50 नहीं है। 50 पुरुष 50 महिला नहीं है। और इसमें ऐसे कह लो तो पुरुषों की संख्या ऐसे ज्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। 2011 के जनगणना में निकला है कि 1000 पुरुष पर 943 गो महिला है, बाकी जो नहीं है तो उतना कम है। ठीक, तो अगर उस आधार पे हम देखें तो कम से कम 55 गो पुरुष हो, 45 गो महिला हो, इतना का तो रेशियो होना चाहिए। लेकिन वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। समझ गया? तो धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन उतना अभी नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। भविष्य में हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्थिति बेहतर होगी। समझ गए? देखो बताया गया कि 2011 में जब जनगणना हुआ था तो उस टाइम पे पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या कितनी थी? 82%। यानी 100 में अगर 100 पुरुष है तो उसमें से 82 गो पुरुष क्या है? पढ़ा लिखा है। लेकिन 100 महिला में कितना पढ़ल है? 65 गो। अंतर दिख रहा है? पुरुष 100 में से 82 को पढ़ल है, या महिला 65 गो, यानी शिक्षा में भी पीछे है। ठीक, आप देखिएगा कि जैसे जैसे ऊपर के क्लास में जाइएगा, एमए जाइए, पीएचडी जाइए, या और बड़ा बड़ा जो पढ़ाई है उसमें देखिएगा कि महिलाओं की संख्या धीरे धीरे क्या होगा? कम हो जाएगा। जबकि नीचे के लेवल पर देखो तो लड़कियां बढ़िया परफॉर्मेंस करती है, टॉपर बनती है, लेकिन ऊपर जाते जाते उनकी संख्या कम जाती है। क्यों कमता है पता है? लड़की है, विवाह शादी करिए, विदा करिए। मैट्रिक इंटर पढ़ लिया पास, हमारे एगो स्टूडेंट के शादी है ये अगले महीना में, अभी कुछ दिन बाद। अभी 12th पास नहीं की है, मतलब अभी तो 11th के एग्जाम में दे रही है, अब 12th में जाएगी। अगर देखो बोर्ड के अनुसार तो अब तो 12th में हो जाएगी। हम भले जनवरी से पढ़ा रहे हैं लेकिन 12th में तो अब जाएगी। 12th में जाते ही 1 महीना बाद उसकी शादी है। क्या वो हायर एजुकेशन कभी ले सकती है? कभी नहीं लेगी। एक दिन एक और है 12th में, सब हल्ला उड़ा दी कि उसका शादी ठीक हो गया। अब वो टेंशन में कि हम घरे जाएंगे, हमारी शादी कैसे ठीक हो गया। अब होता है 10th 12th करते करते निपटारा। आज जे बचल खुचल है वो ग्रेजुएशन करते करते पार। हमारा जो जितना भी ग्रेजुएशन में लड़की पढ़ती थी ना हमारे ग्रुप में, हमको लगता है कि 2 या 3 गो बचल है, बाकी सबकी शादी हो गई, सबके बाल बुतरू सब हो गया। और लइकन जितना थे ग्रुप में सब अभी तक निठल्ला है, एक एक निठल्ला है। और हमारे ग्रुप में से हमारे जो 2 गो दोस्त है वो अपन पढ़ाई कर रहा है बाहर जाके,
एगो बाहर से ओकर पढ़ल हो गया के अब घरे बैठल है, बाप के गाड़ी सुन रहा है रोज। बाबू बेटा सिन त कहथिन कि उ दूगो पढ़े गेले है, हाई का करत हमरा तो समझे में ना आवा है। हम हैं तो इधर छटक गए, राम जी सर अपना उधर निकल गए, नीरज सर तो हमनी से जूनियर बन गए। जो भी ग्रुप के लइकन है, तो सब के सब अभी कमाड़े हैं एगो के छोड़ के, राम जी सर के। बाकी सब के सब अभी कवाड़े हैं। और जो ग्रुप की लड़की थी सब, कितना तो पढ़ रहे थे उहे टाइम पे हो गया। अब बाकी के पढ़ला के बाद एकदम धाए धाए, बीए पास करने के बाद धाए धाए। तो ये भेदभाव है। और देखा जाता है 90-95% महिला शादी के बाद वो एजुकेशन नहीं ले पाती है। 5% ले लेवे, 95% उनका जीवन खत्म। अब चलिए चूल्हा चौकी फू फा, बाल बच्चा, कपड़ा लत्ता, घर दुआर, बस वही में जिंदगी खत्म। तो उच्च शिक्षा में महिलाओं की संख्या कम होने का कारण जान गया। यहाँ पे वही है, देखो एक महिला रोज कम से कम 7.5 घंटा काम करती है, पुरुष 6 घंटा ही काम करता है, लेकिन पुरुष को ज्यादा महत्व मिलता है, महिलाओं को कम। इसका वजह यह है कि पुरुष जो काम करता है उससे वो पैसा लेके आता है, महिला जो काम करती है उससे पैसा मिलता नहीं है, वो घर के पैसे को खर्च को बचाती है, लेकिन उसको महत्व नहीं मिलता है। और हमने के ये जो भेदभाव है उसमें देखो, ये बता ही दिए शुरू में कि माए बाप के चाहिए बेटा, अगर बेटी निकलल तो जन्म लेने से पहले ही उसकी मौत निश्चित कर दो, खत्म। हाँ, अब पता ना, हम तो बेटा न कभी मांग ली है। भगवान से प्रार्थना किए थे कि हमारे घर में पहले लक्ष्मी आए, भगवान प्रार्थना सुन लिए, हमारे घर में बेटी है। तुम लोग क्लास में भी देखना, हमारे लड़का से उतना लगाव रहता नहीं है, ज्यादा हम लड़की के पक्ष में रहते हैं, देखे होंगे आप लोग। ठीक, हम अपने घर में भी सब, हमारे छोटे छोटे भाई के शादी विवाह होल है, तो सबके बेटा बेटी सब है, लेकिन उसके बेटा से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है बेटी से। अब पता ना काहे है, लेकिन हमारा बेटी से लगाव ज्यादा रहता है। अब भगवान हमरो घर में एगो बेटिए दिए हैं, समझ गए। तो अब बाकियों को बेटा क्यों चाहिए हमको नहीं पता, क्योंकि हम तो कामना करते हैं कि पहले हमारा बेटी हो, और दूगो रखना है तो एगो बेटी है एगो बेटा हो जाए, बस। अने तो दोनों बेटी है तो वही कोई दिक्कत ना है। दूगो बेटा हो गया तो तनी एगो रहेगा कि सोचे थे एगो बेटी रहती और नहीं है, समझ गए। अब ये देखो समाज के कारण बताएं क्यों इसको नहीं चाहिए। पहला चीज, लड़कियों को माना जाता है बोझ माथा के, समझ गई, तू लोग बोझ है घर के। मैट्रिक इंटर पढ़ते पढ़ते ही बोझ खाली करने में गार्जियन लग जाता है, पहला चीज। यार ये तुम लोग ये मत सोचना, ये समाज में पुरुषों का ये मानसिकता है। कोई भी व्यक्ति बोझ थोड़े होता है, उसको लग रहा है कि बोझ है, तो हम पढ़ लिख रहे हैं, हम बेहतर बने। उसके बाद दूसरा चीज, दहेज प्रथा। बेटी हो जाएगी तो ब्याह कर लगी 15-20 लाख आज के डेट में कम से कम चाहिए, बढ़िया घर में करना है तब। इहो पुरुषे के बनावल है, अगर कोई पुरुष तिलक ना ले, काहे कोई लड़की के मारेगा, दहेज नहीं देना है, तू हो वो हो। सुधार हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये कारण हो गया। तीसरा, इन लोगों की मानसिकता। एक पुरुष अगर कहता है कि हमको बेटा चाहिए तो समझ में आता है, लेकिन एक महिला का शोषण करने वाला पुरुष से ज्यादा एक महिला है। घर में बेटा के डिमांड करने वाला पुरुष से ज्यादा महिला होती है। दादी के पहला कामना यही होता है कि हमको पोता चाहिए, और खुद एक महिला है लेकिन उसको पोती नहीं चाहिए, तो स्थिति तो खराब होगी ही। आप महिला होकर के महिला के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको बेटी पोती नहीं चाहिए, तो कहां से महिला आगे बढ़ेगी। तो आप पहले उसके लिए खड़ा होइए। अब आप लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, कम से कम इस विचारधारा से, यही घटिया सोच से बाहर निकलिएगा। ईश्वर ने जो दिया उसको बेहतर बनाइए। आज लड़का लड़की में कोई कमी नहीं है, जो लड़का नहीं कर पा रहा है वो लड़की करके दिखा रही है। हमारे एगो दोस्त है, वे निठलवा, जगह बाबू बोलते रहते हैं, हम तो ऐसे निठल्ले ही, लेकिन गांव घर से गाड़ी न सुनी थी कि ना पढ़ावा है। और घरे भर दिन सूत के मोबाइल टिकटॉक इंस्टाग्राम देखे में लगा रहता है। ओकर बहन नौकरी कर रही है बिहार पुलिस में ना, अरे गणेश रे। तो ओकर बहन के जॉब हो गया,
छोट बहन के ओकर हो गया, उ घरे बैठल है। तो बताओ, लड़की पे इन्वेस्ट करने में ना, वो हिसाब से देखे तो लड़की पे इन्वेस्ट किया बढ़िया है, लड़का तो निठल्ला है। तो आज लड़का लड़की कोई कम नहीं है। आपके माता पिता अगर ये भेदभाव करते हैं तब उनकी ऐसी मानसिकता है, उनके विरुद्ध भी आप नहीं जा सकते हैं, माता पिता हैं। बस थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए, कन्विंस करके चलिए, अपना एजुकेशन पूरा कीजिए, कुछ अपना पहचान बनाइए, अपना एक पहचान होनी चाहिए, ठीक। और आप सुधार करिएगा, आप कम से कम ये काम नहीं करिएगा। आप लोग दहेज वगैरह मत करिए, कोई के आए, हम ओपन एकदम यहाँ कह दे रहे हैं, हम तो हमेशा कहते हैं, अब ऑन कैमरा कह दे रहे हैं, अगर हम ले लिए दहेज ना तो अपन चप्पल खोल के हमारा मारी है, भले तो हम टीचर है। पापा अगर लेथिन तो कोई की जा तू ही मरवा में बैठा। हमारे घर में कोई इस बात के सपोर्ट में अब नहीं है, हम सबको अपन कन्विंस कर लिए। हम कहे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक लड़की चाहिए, लड़की के कपड़ा लत्ता सब हम ले जाएंगे। और उस लड़की की मानसिकता होनी चाहिए कि मान लो हम बिना दहेज के विवाह कर रहे हैं, तो अगर हल्दी के भी मंगलसूत्र बना के ले जा रहे हैं तो उसको इच्छा से खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए और मेरे साथ आना चाहिए, क्योंकि हम उसके विरुद्ध में लड़ रहे हैं भाई। अब वो कहे कि ना तिलक न ले ले, हमारा चाहिए 15 लाख के गहने 9 लाख का हार, कहाँ से अगला आदमी देगा भाई, तलाक तिलक दे। हम तुमको ला रहे हैं, जब तुम मेरा हाथ पकड़ रही है तो तुमको हम पे भरोसा होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ हम जा रहे हैं वो किसी तरह से हमारा गुजारा कर देगा। उस भरोसे के साथ वो लड़की मेरा हाथ पकड़े, कोई दिक्कत नहीं है, हमको दहेज लेना ही नहीं है। 1 रुपया लेंगे, नेग होता है तिलक में, तो परंपरा को भी ना निभाना है, तो हमको 1 रुपया के वो नोट चाहिए, और दहेज में हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे एक बाप जब अपना बेटिए दे रहा है, ओकरा से बड़ा और का दहेज होगा। अब नीरज सर के उनकर विचारधारा है, उनकर हम का जाने गए पहले। अब जैसे हमारे बच आता है ना दिमाग में ब्याह शादी, उसी टाइम से ये चीज था, लेकिन पहले कौन वैल्यू देवे वाला। जैसे जैसे बड़ा हुए हम अपन घर में ये बात कह दिए कि हमको दहेज वगैरह नहीं लेना है, हम ब्याह नहीं करेंगे वो मंजूर, लेकिन दहेज लेके ब्याह नहीं करेंगे। मंदिर में कर लेंगे, लेकिन दहेज लेके हमको शो ऑफ नहीं करना है कि ये वो, हमको वो चीज नहीं चाहिए। कन्विंस करना बहुत ही कठिन काम था, तब पहले बहन पर चलाएं, बहन के अपना तरफ किए, फिर भैया पर बांध चलाए, भैया को अपना तरफ किए, भैया कर दिए तो भाभी हो तो आइए गई ऑटोमेटिक, जयवा कहाँ, और बाद मम्मी पर चला दिए। अब पापा कहे कि तोरा शादी करना है, तोरा रखना है, तोरा समझना है, तू समझो कैसे करेगा, हमारा का लेना देना। तो फिलहाल ये डिमांड किसी का नहीं है हमारे घर में, नहीं लेना है, 1 रुपया लेना है। और बाद गांव घर में ताना मारना है कि तोरा औकात है ना तो हमारा इतना रुपया लेके दिखाओ, तिलक हमारा इतना कहता है ना कि तोरा 20 मिलो हमारा 30 मिलल है, हम कम कि हमारा 1 रुपया मिलल, तोरा औकात है तो लेके देखा। एक ऐसा गेम जिसमें हारे तब भी हम ही जीतेंगे, या जीतल तो इसे है ये है। अगर वो 1 रुपया लिया तो किसी का बाप का धन संपत्ति बचा, खेत बधार जो बेच के शादी ब्याह करता है बचा, जीत गए हार के भी। आ ले लिया तो तोर तो औकात हमारे से टक्कर लेके साइड हट, डबल गेम, समझा। अब अगर भविष्य में हमारा बियाह हुआ तो बिना दहेज के बियाहो न हो रहा है, तो हमनी वह अलख निरंजन। आगे देखो, राजनीति में महिलाओं का भूमिका रहा है। 2009 में जब चुनाव हुआ तब पहली बार महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। उसके पहले लोकसभा में महिलाएं 9 के बराबर थी। 2009 में कितना हुई, 59 गो, 543 गो में मात्र 59 गो कौन है, महिला। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसके पहले इतना भी नहीं था, 2-4 गो मिल जाए वो बस है। तो 2009 में कितना हुआ, 59, पूरे का देखो तो 10%। 2014 में चुनाव हुआ तो संख्या थोड़ा बढ़ा, कहाँ गया, 61 पर। उसके बाद हुआ तुमको 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव, इस टाइम पे संख्या बढ़ के हुआ 78 गो, ठीक। और उसके बाद 2024 में जो चुनाव हुआ है लास्ट मोदी जी के, तो उसमें 74 हो गया है, फिर से घट गया है, ये आंकड़ा है। और नीचे आपको विश्व का दिया हुआ है, अब देख लीजिए इसमें कोई भी 20% भी नहीं है। अलग अलग देशों में भी देखिए तो महिलाओं की स्थिति खराब है। 100 में से 20 गो भी महिला राजनीति में नहीं है। मान लो अगर कोई जगह पे 100 गो सीट है कोई देश में, 100 में से 20 गो भी महिला
नहीं है, 20 से कम ही है। देखो ब्रिटेन में कितना, 19, अमेरिका में 16, यानी 100 गो अगर है ना सरकार में लोग तो उसमें से 19 गो महिला है। यहाँ 16 गो है, यहाँ 16। फ्रांस विकसित देश माना जाता है, 13। महिलाओं की संख्या इतना नगण्य है, न के बराबर है। ठीक, आए नहीं है, संख्या है और पढ़ी लिखी भी है, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनका राजनीति से पुराना संबंध भी है। ठीक, लेकिन फिर भी संख्या कम है। ये खाली भारत की समस्या नहीं है कि महिलाओं को कम आंका जाता है, पुरुषों को ज्यादा। पूरे विश्व की ये समस्या है। हर देश में महिलाओं का शोषण होता है। महिला बस चार दीवारी के अंदर, बाहर कौन, पुरुष। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है, ये भी बात को ध्यान में रखना है। हमारे यहाँ जो इतनी कम जनसंख्या है राजनीति में महिलाओं की, तो इसके लिए सरकार ने कही कि रुको रुको उपाय करते हैं। उन्होंने स्थानीय सरकार, जो मुखिया से वाला चुनाव होता है ना, उसमें 33% आरक्षण दे दिया महिलाओं को। मुखिया सब के चुनाव होता है ना, तो उसमें कह दिया कि 33% कौन रहेगी, महिला। यानी 100 गो में 33 गो महिला होगी ही होगी। उससे ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। हमनी के बिहार सरकार ओकरो से आगे कहा कि 33 से कम ना हो। तो लोकतंत्र मतलब समानता, तो समानता मतलब बराबर बराबर। हम दिलियो कितना, 50%। अगर 100 गो महिला 100 गो सरकार में काम कर रहा है नीचे मुखिया इस सब में, तो उसमें से 50 गो कौन होने चाहिए, महिला। मान लो कि विक्रम विधानसभा में 50 गो मुखिया है टोटल, तो उसमें से महिला मुखिया कितना होना चाहिए, कम से कम 25 गो होना चाहिए। का से कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाए तो सीधे कितना दे दिए, 50। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बिहार के किस व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, पंचायती व्यवस्था में। या पूछेगा बिहार पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, 50%। ताकि ये महिला, ये आरक्षण मतलब कि सीट रिजर्व, ऊपर महिला चुनाव लड़ेगी तो लड़ेगी। इससे महिलाएं आगे आएंगी, समाज में आगे बढ़ेगी, राजनीति की उनको जानकारी होगी और धीरे धीरे वो आगे जाएंगे। आज हम लोग ये कह सकते हैं कि यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है इस मामले में कि आज हमारे देश का जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, उस पद पर एक महिला विराजमान है। तो कहीं ना कहीं स्थिति में सुधार तो हो रही है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए। धीरे धीरे होगा। ठीक, ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे ये जो संख्याएं महिलाओं की बढ़ रही है राजनीति में, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वो लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा, लोकतंत्र बेहतर बनेगा। क्योंकि महिलाएं भी इसमें साथ रहेंगी तो महिलाओं की हक की बात करेगी, सबका साथ सबका विकास होगा। तो आपको इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था, चैप्टर आपका हुआ खत्म। अब हम लोग कर लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों और यूके की सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। बताए थे ब्रिटेन आयरलैंड लड़ाई चल रहा है, इमे मिलेंगे। तो हम बताए 51 अब 52 करबे, 1998 में इनके बीच समझौता हुआ है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तभी बताए 10.68 लिखल है, इसे 8 6 आता है तो इतना था। या संख्या पूछे तो कितना था, 59 महिलाएं थी। कब हुआ था 15वीं लोकसभा चुनाव, 2009 में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ये संशोधन हुआ था 1976 में, और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया कि इसका कोई अपना एक धर्म नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 के तहत आपको है स्वतंत्रता के अधिकार। आप बोल सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, संघ बना सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, रह सकते हैं ना। उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो ये बताए थे आप लोगों को कि यहाँ से इतना पैसा वो सब कर्ज लिया, आज उसको क्या कहते हैं, वित्तीय राजधानी। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा
मतलब का होता है। लैंगिक विभाजन मतलब क्या बात करते हैं? तो जब भी नहीं, जैविक अंतर की बात नहीं कर रहे हैं हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं जो उनका असमान भूमिका जो समाज में है। इसीलिए तो हम लैंगिक विभाजन पढ़ते हैं कि समाज में सबको बराबर की भूमिका नहीं है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? लैंगिक रूप में उसको पढ़ रहे थे कि महिला में ये गुण होता है, पुरुष में ये गुण होता है। हम क्या पढ़ रहे थे? समाज में उनकी भूमिका को पढ़ रहे थे। समझ गए? भारत में कहा महिलाओं के लिए आरक्षण है? अभी न बताए रे गदहवा। पंचायती राज व्यवस्था में देवल है, बिहार में 50% है। निम्न में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो ये कहने वाले थे महात्मा गांधी जी। श्रीलंका में सिंहली को कब राजभाषा घोषित किया गया था? 1956 में। और धर्म कौन था? बौद्ध धर्म। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भेदभाव का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव को निषेध करता है, और अनुच्छेद 19 आपको बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देश के बीच जो आपसी टकराव है उसको कौन खत्म कर सकता है? तो उसका बस एक ही उपाय है, काची? लोकतंत्र, क्योंकि इसमें सत्ता में बंटवारा होता है। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला जी? 1918 में। बेल्जियम में किस भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी? तो बेल्जियम में देखो इसे बनाए थे, एक ऊपर था, यहाँ एक छोटा सा है, नीचे है। ऊपरे बोलने वाले थे, फ्लेमिश में रहते थे, और वो लोग ज्यादा संख्या में थे, 59%। क्या बोलते थे? डच। यहाँ पे थे आपको 40%, लेकिन बोलते क्या थे? फ्रेंच। तो 59 बड़ा कि 40 बड़ा? 59% क्या बोल रहा है? तो सबसे ज्यादा बोलने वाले लोगों की संख्या कौन है? डच है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित होती है? तो सांप्रदायिक के मतलब ये होता है कि मेरा धर्म बाकियों से श्रेष्ठ है। जहां लगे कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इसका मतलब क्या? तो सांप्रदायिकता। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ना रुको ना, शांति बैठे। यहाँ पे पूछ रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले, 15वीं लोकसभा के चुनाव हुआ तुमको 2009 में, ठीक? ये पूछ रहा है 2009 से पहले। तो 2009 से पहले आप मोटा मोटी 10% ले सकते हैं, एक से कम 5 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 10 ठीक है। भागीदारी थी तो 10%। फिर हमको देखे पड़ेगा, वहां पर डाउटो हो रहा है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो ये तो क्लियर है, कहाँ है जी? ब्रुसेल्स में है। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन के सामना करना पड़ा था? कौन टूट गया था? तो वो था श्रीलंका रे। श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था, टूटा था यूगोस्लाविया। पीछे से रिविजनवा करे में भार पड़ल हो सके। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूहों का संघर्ष किस देश में था? तो ये था तुमको उत्तरी आयरलैंड में। दो है वहां पे ईसाई धर्म, लेकिन वो लड़ रहे हैं किस बात पे? एक प्रोटेस्टेंट है, एक कैथोलिक है। निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन के आधार भाषा था? भाषा को लेकर के लड़ाई कहां चल रहा था? अभी ना डच या फ्रेंच तुमको बता रहे थे, कहां बताए हैं? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 16वीं में हो गया था 61। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बिहार में 50। अब पूरे भारत में पूछे तो कितना है? 33 है। 5-6 ऐसे राज्य जहां पे 50 है, जिसमें पहला कौन है? बिहार। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के समर्थक या विरोधी नहीं थे? देखो मार्टिन लूथर के बारे में आगे तुम पढ़ोगे तो ये लोकतंत्र के और लोकतंत्र के समर्थक थे और रंग भेद के विरोधी थे। महात्मा गांधी भी वही थे। ये दोनों के तो पढ़वे किए हैं, रेसवा में दौड़े वाला दुगो ना बताए थे नाम। और उसके बाद काला गोरा के जो अमेरिका में होता था भेदभाव, उसके खिलाफ आवाज उठाया था। ये जेड गुडिन है, ये अमेरिका के कोई हीरोइन है, और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन 12 पूछता है, देखो 3 बार पूछा है, तो याद रखना कौन? जेड गुडी। बाकी सबको लोकतंत्र और रंग भेद इन चीजों से लेना देना था, इसको कोई लेना देना
नहीं है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव के मनाही करता है। सही बात है। एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। गलत बात है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है। गलत बात। हमको जो मन है हम मानेंगे। महिलाओं को मतदान करने के अधिकार नहीं है। है जी। पूछ कर रहा है कौन सही है, तो सही एक के गो निकला। आप धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका सही हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। सांप्रदायिकता मतलब जहां धर्म की बात हो रही है कि हमारा धर्म तोर से बेहतर है, क्या हो गया? सांप्रदायिकता हो गया। निम्नलिखित में से किस समुदाय को ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन मिला था? डच भाषी। एक बार इसको हम देखेंगे, रुक जाओ क्लास खत्म होने पर। इसे डच भाषी कर दे रहे हैं, देखे पड़ेगा। भारत के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत के लोगों का मुख्य स्रोत है कृषि। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 59 महिलाएं थी। और है जी। चलो बस इतना ही था। इतने ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर से देखना है, आपका काम बन जाएगा। क्लियर? चलिए, तिमाही परीक्षा जो होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा, ध्यान रखिएगा।